ये एस्थेनोस्फेयर जो है, ये याद रखिएगा, एस्थेनोस्फेयर वाली जो लेयर है, दिस इज सेमी सॉलिड इन नेचर, सेमी सॉलिड इन नेचर, अर्ध ठोस जिसे बोलते हैं, अर्ध ठोस, सेमी सॉलिड, अर्ध ठोस। ये लिक्विड नहीं है, याद रखिएगा, कई बच्चे इसको कंफ्यूज हो जाते हैं और ये लिक्विड समझ लेते हैं। ये जो है यहां पर, ये सेमी सॉलिड है बेटा, सेमी सॉलिड, ठीक है, ये याद रखिएगा। और ये चीज याद रखिएगा कि इट इज अ प्लेस, इट इज अ प्लेस जहां पर मैग्मा चैम्बर मिलता है ना, मैग्मा चैम्बर, मैग्मा चैम्बर। चैम्बर मतलब क्या होता है? चैम्बर मतलब वो प्लेस होता है, वो जगह होती है जहां पर मैग्मा का फॉर्मेशन होता है। तो मैग्मा चैम्बर यही मिलेगा आपको, मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ मैग्मा, मैग्मा का निर्माण, मैग्मा का फॉर्मेशन कहां होगा? इट विल बी इन एस्थेनोस्फेयर। तो यहां पर आपको बेसिकली क्या मिलने वाला है? यहां पर आपको वो मैग्मा मिलने वाला है जो आपको वॉल्केनिक इरप्शन में लावा की तरह दिखता है। अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैग्मा एंड लावा, कोई आपसे पूछे ना, हो सकता है कोई पूछे कि मैग्मा क्या होता है, लावा क्या होता है, ऐसे अच्छा छोटे छोटे प्रश्न भी आ जाते हैं ना, तो आप याद रखिएगा, इसको भी हम लोग क्लियर करते चलेंगे। कोई भी कॉन्सेप्ट आपका जो है वो अलग नहीं होना चाहिए। जैसे मैग्मा क्या होता है, तो मैग्मा जो है दिस इज मोल्टेन, मोल्टेन रॉक्स इनसाइड द अर्थ, मोल्टेन रॉक्स इनसाइड द अर्थ, ठीक है। मतलब आप ये याद रखिएगा कि ये पृथ्वी के नीचे पिघली हुई चट्टाने हैं, पृथ्वी के नीचे पिघली हुई चट्टाने, मोल्टेन रॉक्स इनसाइड द अर्थ, है ना। और कोई पूछे कि लावा क्या होता है, तो लावा इज मोल्टेन मैग्मा आउटसाइड द अर्थ, आउटसाइड द अर्थ, ठीक है। तो जो मैग्मा अर्थ के बाहर आ जाए इरप्शन से, उसको हम लावा कहते हैं। सिंपल सी बात है, क्या इसमें सोचना है? मैग्मा अर्थ के नीचे, लावा अर्थ के ऊपर। क्लियर है बात यहां तक? तो याद रखिएगा, मैग्मा अर्थ के नीचे, लावा अर्थ के ऊपर आ जाता है, जो उसको लावा बोलते हैं। अब यहां पर जो मैग्मा, जो लावा की तरह आ रहा है ना मैग्मा, ये मैग्मा चैम्बर यहीं पर। तो आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ये जो इतना ये किस तरीके से मैग्मा फॉर्म हो रहा है? ठीक है, तो मैग्मा के लिए याद रखिएगा, यहां पर एस्थेनोस्फेयर जो है ना, यहां पर क्या है? यहां पर आप याद रखिएगा कि आपको न्यूक्लियर एक्टिव एलिमेंट्स मिलते हैं, न्यूक्लियर एक्टिव एलिमेंट्स आर फाउंड। ये लिख लो बड़ा बड़ा, क्या? कि न्यूक्लियर एक्टिव एलिमेंट्स आर फाउंड, है ना। यहां पर आपके कौन से मिलने हैं? यहां पर आपको जो है, यहां पर आपको न्यूक्लियर एक्टिव, या जिसको आप बोलते हैं रेडियो एक्टिव भी कहते हैं, ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स यहां मिल रहे हैं आपको, रेडियो सक्रिय पदार्थ जिसको बोलते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। समझ में आ रही है आपकी बात? ये चीज आपको यहां समझना है, ठीक। तो ये याद रखिएगा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी आपको यहां पर मिल रहे हैं। तो न्यूक्लियर एक्टिव एलिमेंट्स आर ऑल्सो फाउंड हियर, ये चीज आपको समझनी है, ठीक है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है। अब आप बोलेंगे सर इससे क्या हो रहा है, आपके दिमाग में आ रहा होगा इससे क्या हो रहा है ना। मैं कमेंट देख लूं आप लोग के, आप लोगों को सब मालूम है, सब समझ में आ रहा है। आई थिंक नाउ माई 7,000 रुपीज विल पे ऑफ। चलो गुड, समझो, अब इधर समझो, अगर ऐसा आपको लग रहा है तो समझिए आप। अब यहां पर पहली चीज समझनी है आपको कि सर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है तो क्या हो रहा है ऐसा। देखो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हो रहा है ना बेटा, तो यहां पर एक चीज हो रही है जिसको आप बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या बोलते हैं आप? इसको आप बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन हिंदी में बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन। तो आप बोलेंगे सर न्यूक्लियर फ्यूजन है क्या है, इस पर क्या बता रहे हैं? देखो बड़ा आसान चीज है भैया, यहां पर एक चीज याद रखो, न्यूक्लियर फ्यूजन में होता क्या है? एक जैसे आपस में दो एटम, एक जैसे आपस में दो एटम टकराते हैं, ठीक है, एक जैसे दो एटम आपस में टकराते हैं और टकराने के बाद एक नया एटम बनाते हैं। यहां पर A1 टकराए, एक जैसे एटम टकरा रहे हैं, ठीक है, जैसे कि हमारे सन में हो रहा है। सन में क्या हो रहा है? सन में हाइड्रोजन आपस में टकरा रहे हैं और हीलियम बना रहे हैं, है ना, यही तो हो रहा है। न्यूक्लियर फ्यूजन में यही होता है कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है वो आपस में टकराते हैं और आपका दूसरा एटम बनाते हैं। लेकिन क्या बस यही हो रहा है? क्या जब आपके हाइड्रोजन टकरा रहे तो केवल क्या हीलियम बन रहा है और कुछ नहीं हो रहा है? बहुत कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है आप बोलेंगे? भैया ऐसा हो रहा है वहां पर कि जब दो पत्थर लेते हो ना, अपने दो पत्थर को भी आप मारते हो कसके, तो वो गर्म होकर चिंगारी निकालता है। देखा है ना आपने? वहां पर क्या निकल रहा है? वहां पर आपने देखा होगा स्पार्क निकलता है। तो दैट स्पार्क इज व्हाट? वो स्पार्क क्या है? तो वो याद रखिएगा, स्पार्क कुछ नहीं होता है, वो स्पार्क होता है आपका एनर्जी। याद रखिएगा, जब आप
दो चीजों को टकराते हैं तो क्या निकलती है? एनर्जी। अपने हाथ को रगड़ लो जहां भी बैठे हो, अभी तो ठंड है, हाथ को रगड़ते होगे, क्यों करते हो? एटम मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं, फ्रिक्शन क्रिएट होता है, एनर्जी निकलती है। सेम ये चीज सोचो कि यहां पर ये कंटिन्यूअस लगातार चलने वाली आपकी जो है ये आपके चल रही है। क्या चल रहा है? रिएक्शन चल रहा है, भयंकर रिएक्शन चल रहा है। आप इमेजिन करिए, आप इमेजिन करिए, तो यहां पर क्या होगा? यहां पर आपका क्या होगा बताइए मुझे? यहां पर एनर्जी निकलेगी कि नहीं निकलेगी? बिल्कुल निकलेगी। और एनर्जी किसका फॉर्म ले रही है? अच्छा, जो चिंगारी निकल रही है या जो आप देख रहे हैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन हीलियम टकरा रहा है, वो एनर्जी वो क्या पैदा कर रहा है? वो बेसिकली हीट में एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। वो तो अपना फॉर्म चेंज करती है। और यहां पर किसका फॉर्म लेगी? वो वहां पर फॉर्म लेगी हीट का। यहां पर किसका फॉर्म लेगी? वो यहां पर फॉर्म लेगी वो ऊष्मा का, हीट का। और हीट क्या करेगी भाई? हीट अगर बढ़ेगा, ऊष्मा बढ़ेगी, हीट बढ़ेगी, तो व्हाट विल हैपन? इफ हीट इंक्रीजेज, हीट एनर्जी यहां इंक्रीज होगी, एनर्जी इंक्रीज होगी तो हीट इंक्रीज होगी, और हीट इंक्रीज होगा तो बताओ क्या इंक्रीज होगा? आप कहेंगे सर टेम्परेचर इंक्रीज होगा। आप क्या कहेंगे? सर टेम्परेचर विल राइज, टेम्परेचर विल राइज, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तापमान बढ़ेगा। और तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा? आपको गर्मी लगेगी। तापमान अगर बढ़ेगा तो आप ये समझिए कि जो अलग अलग आपके मटेरियल्स होते हैं वो क्या होंगे? वो पिघल जाएंगे। बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा तो सभी चीज पिघल जाएगी, नहीं तो कुछ कुछ आपकी चीजें पिघलने लगेंगी। तो यहां पर याद रखिएगा आप क्या, कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा? रॉक्स विल मेल्ट। क्या होगा बताओ? रॉक्स विल मेल्ट। और मेल्टेड रॉक्सी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं मैग्मा, जो कि कहां मिलने वाला है? आपको यहां मिलने वाला है। ये मैग्मा आपको यहां मिलने वाला है। समझ में आ रही बात आपके? तो यहां पर आपको एस्थेनोस्फीयर में क्या मिल रहा है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मिल रहे हैं। और ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स व्हाट आर दे डूइंग? दे आर डूइंग न्यूक्लियर फ्यूजन। ये क्या कर रहे हैं? ये न्यूक्लियर फ्यूजन कर रहे हैं, है ना। और न्यूक्लियर फ्यूजन में आपको यहां पर एक चीज समझनी है, होता क्या है कि एक जैसे दो एटम टकरा रहे हैं। कोई साइंस नहीं है ये, कोई साइंस है? एक जैसे दो एटम टकरा रहे हैं, दूसरा एटम बन जा रहा है। इसमें कौन सी गणित है बहुत बड़ी? और यहां पर क्या रिलीज हो जा रहा है? ऊर्जा निकल रही। भाई दो पत्थर को मारोगे चिंगारी निकलेगी, वही हो रहा है। ज्योग्राफी हलवा है यार, है ना। ज्योग्राफी आपको एकदम आएगी, मजा आएगा ज्योग्राफी में। और ये एनर्जी किसमें ट्रांसफॉर्म हो रही? हीट में। ये हीट ले रही है। और ऑब्वियस सी बात है, अगर बार बार आपके एटम्स टकराते रहेंगे तो एनर्जी बढ़ेगी। एंड एनर्जी अगर बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है हीट भी बढ़ेगी, और हीट बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर अगर बढ़ेगा दोस्त तो यहां पर जो चट्टानें होंगी, यहां पर जो रॉक्स होगा, दैट विल स्टार्ट टू मेल्ट। और जो मेल्टेड आपके रॉक्स, मोल्टन रॉक्स होंगे, मेल्टेड रॉक्स होंगे, वही क्या कहलाएंगे? वही मैग्मा कहलाएंगे। और मैग्मा कहां मिल रहा है आपको? एस्थेनोस्फीयर में मिल रहा है। मैग्मा कहां मिल रहा है आपको? एस्थेनोस्फीयर में मिल रहा है। एक चीज और हमें यहां पर बतानी पड़ेगी आपको एस्थेनोस्फीयर के बारे में। एस्थेनोस्फीयर के बारे में एक चीज और बतानी पड़ेगी कि एस्थेनोस्फीयर को हम लोग बोलते हैं जोन ऑफ लो वेलोसिटी। इसको हम लोग एक और चीज बोलते हैं जोन ऑफ लो वेलोसिटी। ठीक है, यहां पर एक चीज और याद रखिएगा, क्या बोलते हैं इसको? जोन ऑफ लो वेलोसिटी। अब ये क्या है लो वेलोसिटी? जब हम सेस्मिक वेव पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यह है निम्न वेग का क्षेत्र, हिंदी में इसको बोलेंगे जोन ऑफ लो वेलोसिटी। ठीक है, यहां पर हमारी प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स जो हैं उनकी स्पीड यहां कम हो जाती है। यह हम बाद में पढ़ाएंगे। बस इतना याद रखो यहां पर, इतना याद रखो कि क्या है, इतना याद रखो यहां पर कि यह जोन ऑफ लो वेलोसिटी कहलाती है। बस जोन ऑफ लो वेलोसिटी। क्लियर है बात आपके? यह चीज हमने समझ ली किसके बारे में? एस्थेनोस्फीयर के बारे में समझ ली सर। अब एस्थेनोस्फीयर के नीचे क्या है हमारा? मैंटल है। तो मैंटल के बारे में कुछ हम लोग फैक्ट्स को लिख लेते हैं, है ना। अब हमारा क्या आ जाएगा? अपर मेंटल और लोअर मेंटल, दो मेंटल हैं हमारे, हमने देख लिए दो मेंटल हैं। हम लोग अब जो है मेंटल के बारे में कुछ लिख लेते हैं, सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। कुछ हम लोग जो है इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट मेंटल, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट मेंटल लिख लेते हैं। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ में आ रही है। अगर समझ में नहीं आ रहा भाई तो बताना, फिर से हम रिवाइज करा देंगे। अभी आखिरी में मैं आपसे डाउट भी पूछूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। अगर हम बात करें वॉल्यूम की, अगर मैं बात करूं किसकी? वॉल्यूम की बात करूं तो याद रखिएगा अर्थ वॉल्यूम में इसका कंट्रीब्यूशन कितना है?
अगर मैं अर्थ के वॉल्यूम में इसकी बात करूं तो इट्स कंट्रीब्यूशन इज 83% कंट्रीब्यूशन, 83% कंट्रीब्यूशन है अर्थ के वॉल्यूम में। मतलब कि सबसे ज्यादा आपको अर्थ में वॉल्यूम वाइज अगर कोई चीज नजर आएगी तो 83%, 83% आपको आयतन में, पृथ्वी के आयतन में किसका योगदान है? हमारे मेंटल का। कंट्रीब्यूशन ऑफ मेंटल इन टर्म्स ऑफ अर्थ वॉल्यूम इज 83%, विच इज वेरी हाई। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द मास, जब हम बात करते हैं किसके बारे में? जब मास के बारे में बात करते हैं तो मास में इट इज 67%। अर्थ के मास में 67%। ठीक है, यह चीज याद रखिएगा आप मेंटल के बारे में। तो मेंटल में मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं, मेंटल बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंटल में एक चीज याद रखिएगा जो एस्थेनोस्फेयर है, एस्थेनोस्फेयर है ना, यह चीज याद रखिएगा आप, इंपॉर्टेंट चीज लिख लीजिए यहां पर, यह इंपॉर्टेंट लाइन है आपकी कि लिथोस्फेयर फ्लोट्स ओवर एस्थेनोस्फेयर, लिथोस्फेयर फ्लोट्स ओवर एस्थेनोस्फेयर। तो यहां पर मैंने बोला है कि जो स्थल मंडल है लिथोस्फेयर किसके ऊपर तैर रहा है? एस्थेनोस्फेयर के ऊपर। लिथोस्फेयर इज फ्लोटिंग ओवर, इट फ्लोट्स ओवर वेयर? इट फ्लोट्स ओवर एस्थेनोस्फेयर। ठीक है, लिथोस्फेयर याद रखिएगा एस्थेनोस्फेयर के ऊपर फ्लोट कर रहा है। मतलब कि अगर मेरा ये है लिथोस्फेयर, इफ दिस इज माय लिथोस्फेयर, ये मेरा लिथोस्फेयर है, ठीक है, ये एक प्लेट है हमारी, दिस इज आवर प्लेट। तो इसके नीचे जो होगा, इसके नीचे इज व्हाट, इसके नीचे हम लोग देखेंगे तो वी विल हैव एस्थेनोस्फेयर। इसके नीचे अगर हम लोग देखेंगे तो एस्थेनोस्फेयर। तो ये है हमारा क्या? दिस इज लिथोस्फेयर, दिस इज लिथोस्फेयर। और लिथोस्फेयर के नीचे ठीक है क्या है? एस्थेनोस्फेयर। लिथोस्फेयर के नीचे एस्थेनोस्फेयर। और एस्थेनोस्फेयर जो है सेमी सॉलिड है। एस्थेनोस्फेयर जो है ये क्या है? सेमी सॉलिड है। अब आपके अगर दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो अब आना चाहिए, क्योंकि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं कि सर ये सेमी सॉलिड है और ये है सॉलिड। ये आपने सर बताया इट इज वेरी सॉलिड। सर आपने ये कहा इट इज वेरी सॉलिड, ये बहुत सॉलिड है सर, ये तो बहुत ठोस है। तो सर इसकी डेंसिटी तो ज्यादा होनी चाहिए लिथोस्फेयर की, और लिथोस्फेयर तो आप कह रहे हैं फ्लोट कर रहा है एस्थेनोस्फेयर पे। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको और ये बताना चाह रहा हूं कि डेंसिटी ऑफ एस्थेनोस्फेयर इज greater than that of lithosphere। तो मैं ये भी तो बोल रहा हूं, ये मैं बोल रहा हूं आपसे। अब आप कहेंगे सर ऐसा कैसे पॉसिबल है? मैं कह रहा हूं कि जो एस्थेनोस्फेयर है इसकी डेंसिटी ज्यादा है। तो आप कहेंगे सर ये तो सेमी सॉलिड है, यहां तो मैग्मा बन रहा है, तो इसकी डेंसिटी कैसे ज्यादा हो सकती है? हो सकती है ना भाई। आप एक चीज बताओ, मरकरी देख रहे हो? मरकरी की डेंसिटी कितनी ज्यादा है? मरकरी जो है, मरकरी की डेंसिटी कितनी ज्यादा है? राइट, लिक्विड स्टेट में है लेकिन डेंसिटी उसकी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। आपकी ग्लास देख लो, ग्लास की डेंसिटी कम है, बहुत सॉलिड है ग्लास, पटकते हो टूट जाता है, सॉलिड है। वैसे ही लिथोस्फेयर है, हल्का है, पटकोगे टूट जाएगा, मोड़ने की कोशिश करोगे टूट जाएगा। ये लिथोस्फेयर है। इसके नीचे मरकरी जैसा एस्थेनोस्फेयर सेमी सॉलिड है, लिक्विड नहीं है। यहां पर सेमी सॉलिड है, मरकरी तो लिक्विड है, ये सेमी सॉलिड। मैग्मा भले ही फॉर्म हो रहा है, दैट इज द डिफरेंट केस, लेकिन ये सेमी सॉलिड है। और याद रखिएगा इसकी डेंसिटी ज्यादा है। इससे अंदाजा आपको लग जाना चाहिए। अब आप आईएएस ऑफिसर हैं, अब मेरे लेक्चर के बाद ये सब तुम लोगों को सोचना पड़ेगा कि एक लाइन लिखिए तो उससे अर्थ क्या निकल रहा है। तो यहां पर अर्थ क्या निकल रहा है? लिथो, अभी तो मैं बता रहा हूं ये सारी चीजें, बाद में बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट्स आएंगे जो आप लोगों को समझने पड़ेंगे। मेरे लेक्चर में नहीं आएंगे, लेकिन जब आप नॉर्मली बुक रीड करेंगे तो आपको इंटरप्रेट करना पड़ेगा। दैट दिस इज व्हाट यूपीएससी इज ऑल अबाउट, है ना। आप कैसे इंटरप्रेट कर रहे हो चीजों को। इट इज नॉट लाइक योर अदर एग्जामिनेशन जहां पर आप चीजें रट के जाएं और आपका एग्जामिनेशन क्लियर हो जाए। इट इज हाउ एनालिटिकली यू कैन थिंक। ठीक है, तो जितना अच्छा एनालिटिकली सोचोगे उतना आपका एग्जाम क्रैक होगा, है ना। इसलिए सोचने की क्षमता बढ़ाओ। इसीलिए बोलते हैं एनसीईआरटी पढ़ो। एनसीईआरटी में वो रटने पे जोर नहीं देते हैं,
एनसीईआरटी पे वो समझने पे जोर देते हैं।